राधे राधे भाई सभी को। अपन फिजिक्स पढ़ रहे थे और उस फिजिक्स का जो पिछला लेक्चर था उसमें हम गति के नियमों के बारे में पढ़ चुके थे। 3 गति के नियम थे। पहला था जड़त्व का नियम, दूसरा था संवेग संरक्षण का नियम और तीसरा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, है ना। आज हम उस टॉपिक से और आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में? कार्य के बारे में। वर्क क्या होता है ना। जो गति के नियम थे उसमें मैंने बल के बारे में बताया, आपको फोर्स के बारे में बताया, उसका फॉर्मूला बताया, उसकी प्रकृति बताई, मैंने आपको उसकी डेफिनेशन भी बताई, ठीक है। वो अपना पूरा क्लियर हो चुका है क्योंकि यहाँ पर बल का बहुत ज़्यादा, फोर्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ना, तो वो चीज़ समझनी होगी अपने को। अब देखो कार्य क्या होता है, बेसिकली आपको पता है। देखो कि जब अपन किसी पर फोर्स लगाते हैं, आपने किसी पर बल लगाया, अब बल लगाने के बाद यदि वह थोड़ा बहुत मूवमेंट करती है, जैसे कि मम्मी ने कहा कि बेटा इस पत्थर को थोड़ा उठा के यहाँ रख दे, आपने जोर लगाया, जोर लगा के आप उसको उठाओगे, उठा के आप थोड़ी सी दूर जाके उधर रख दोगे, तो आपने जो बल लगाया, बल लगाने के साथ जो आपने विस्थापन किया, जो आपने दूरी ट्रेवल की, उसके मल्टीप्लाई को क्या तो बोलते हैं? कार्य बोलते हैं, क्योंकि वही तो आपने टोटल काम किया। तो इसी तरीके से इसकी डेरिवेशन बनाई जाती है और इसी तरीके से इसका जो फॉर्मूला बनता है ना। तो यदि मैं वर्क की बात करूं, कार्य की बात करूं, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बोला कि एफ एस होता है। क्या होता है? एफ एस होता है। अब देखो एफ एस होता है, एस क्या होता है? यहाँ विस्थापन होता है, और एफ क्या होता है? यहाँ फोर्स होता है, बल होता है। डब्ल्यू क्या होता है? वर्क होता है ना। तो वर्क बराबर फोर्स इंटू विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इतनी सी बात है आपके समझ। अब इसको थोड़ा सा आगे और डिफाइन करते हैं और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखो आपको पता है कि जो बल है वह एक सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि है, ठीक है भाई, सदिश राशि है। और जो डिस्प्लेसमेंट है यानी हम विस्थापन की बात करें तो वो भी कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। जब आप दो सदिश राशियों का मल्टीप्लाई करते हो, उसका डॉट प्रोडक्ट करते हो और आपको यदि एक अदिश राशि प्राप्त होती है, वर्क है एक अदिश राशि है। कैसी है? एक अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है ना। यदि दो सदिश राशियों का मल्टीप्लाई करने से, उनका डॉट प्रोडक्ट करने से यदि एक अदिश राशि आती है तो उसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अदिश गुणनफल बोलते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जब मैं आपको वेक्टर पढ़ा रहा था, ठीक है। अब इसको आप आगे और सॉल्व करेंगे तो ये होता है एफ एस कोस थीटा। अब बोलोगे ये कोस थीटा कहाँ से आया? ये चीज़ समझने की देखो, है ना। अब एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये कोई वस्तु है ना। क्या है? ये कोई वस्तु है। आपने इस पर फोर्स लगाया, आपने इस पर फोर्स लगाया यूँ। कैसे फोर्स लगाया? यूँ, है ना। अब जैसे है ना, आपने फोर्स लगाया यूँ, मान लेते हैं आपने ऐसे फोर्स लगाया और इसका जो विस्थापन हुआ वो इस तरीके से हुआ, है ना। अब फोर्स के बीच में, बल के बीच में और जो विस्थापन है उसके बीच में ये जो एंगल है ना, ये क्या है? थीटा है। ये क्या है? थीटा है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो बचपन में आपने गाड़ी चलाई हुई, है ना। आपने जब गाड़ी चलाई होगी, ये क्या बन गई? कौन सी गाड़ी बन गई पता नहीं, है ना। अब देखो आपने जब बचपन में गाड़ी चलाई होगी तो आप इधर खड़े होंगे, है ना। खड़े होने के बाद आपने एक डोरी से इसको बांधा होगा। अब आप इसको खींच रहे होंगे, खींच तो आप यहाँ से रहे हो, लेकिन ये चल कहाँ रही है? यहाँ चल रही है ना। आप खींच इधर रहे हो, चल इधर रही है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। उसी को क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। और इसके बीच में क्या आता है? कोस थीटा का वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें कोस थीटा के मायने आते हैं ना, मायने होते हैं, ठीक है। बात आई आपके समझ में। और यदि मैं देखो इस चीज़ को आपको पहले वेक्टर में पढ़ा चुका हूँ, और यदि आपको इसको डिटेल में समझना है वेक्टर वाले टॉपिक में समझिएगा, है ना, क्योंकि मैं इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अपन, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है W बराबर एफ एस कोस थीटा, अब इस चीज़ को समझिएगा और थीटा की वैल्यू से अपन किस किस तरीके से वर्क को डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज़ समझिएगा, है ना। मैं यदि आपसे पूछूं कि भाई वर्क की वैल्यू 0 कब होगी, हम ऐसे कब बात करेंगे कि यार तूने कोई भी काम नहीं किया, भले ही तूने उस पर फोर्स लगाया हो, भले ही उसमें थोड़ा बहुत विस्थापन हुआ हो, लेकिन भले ही वो एंगल कुछ और रहा हो, लेकिन जब हम बात करते हैं कि भाई वर्क कब कब 0 होगा, देखो वर्क कब कब 0 होगा इस चीज़ को समझिएगा। देखो यदि यहाँ पर एफ 0 है, यदि आपने देखो कोई वस्तु है, आप उस वस्तु पर बल ही नहीं लगा रहे तो वस्तु कहीं खिसकेगी नहीं, कहीं आगे पीछे भी नहीं होगी, जैसी रखी है वैसी ही रखी रहेगी। यदि वो गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी, यदि कोई स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आना। यदि आप फोर्स का उपयोग नहीं करोगे तो यानी आप फोर्स का उपयोग नहीं कर रहे
यानी कि यदि एफ जीरो है तो डब्ल्यू जीरो होगा कि नहीं होगा, यदि ये जीरो है तो बाकी सब ऑटोमेटिक तो जीरो हो ही जाएंगे। बात आई आपके समझ में। अच्छा, इसके अलावा और वर्क जीरो कब हो सकता है भाई? एस बराबर जीरो होने पे हो सकता है, मतलब कि यानी कि बहुत बड़ा सा पत्थर है, आपने बहुत प्रयास किया उसको उठाने का, उठाया आपने, है जोर लगाया, खूब आपने बल लगाया, बल तो लगाया आपने, लेकिन आप उसको उठा ही नहीं पाए, आप उसको हिला ही नहीं पाए, उसको कहीं इधर उधर रख ही नहीं पाए, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं पाए, विस्थापन कर ही नहीं पाए, तो क्या चीज़ संभव है? तो क्या आपने कोई काम किया है? बोलेंगे यार ये रोटी राम है, इसमें कुछ काम ही नहीं होता, ये छोटा सा पत्थर नहीं उठ रहा है, जोर इतना लगा रहा है, लेकिन ये नहीं कि इस पत्थर को उठा के यहाँ रख दूँ, यानी डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो ये जीरो हो गई। जब ये चीज़ जीरो हो जाएगी तो बोला है ये पूरी टर्म जीरो होगी कि नहीं होगी? होगी। यदि ये पूरी टर्म जीरो होगी तो वर्क जीरो होगा कि नहीं होगा? बात आई आपके समझ में, है ना। अच्छा, एक चीज़ और हो सकती है, इस चीज़ को भी समझना, जैसे कि अपन पृथ्वी के ना आगे, और इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करूँगा। देखो, यदि मैं थीटा की बात करूँ, अब आपको कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? यदि थीटा जीरो है तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? यदि थीटा आपका 45 है तो कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? यदि थीटा 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है यदि थीटा 180 है ना। अब इन सब चीज़ों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे, ठीक है। देखो, यदि मैं बात करूँगा थीटा जीरो है, अब इस थीटा जीरो है का मतलब क्या हुआ? देखो, इस थीटा जीरो का मतलब हुआ कि ये कोई वस्तु है, आप इस तरीके से आप इस पर बल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, और ये विस्थापन भी इसी दिशा में कर रही है, विस्थापन भी इसी दिशा में कर रही है। तो फोर्स के बीच में और विस्थापन के बीच में वो लोग कितना एंगल है? बोला कि जीरो एंगल है। यहाँ तो एंगल आ ही नहीं रहा, ये तो जीरो है, जिस तरफ बल लग रहा है उसी तरफ वस्तु खिसक रही है, यानी कि एंगल हो गया आपका जीरो। अब यदि एंगल आपका जीरो हो गया है तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? बोला कि कॉस जीरो की वैल्यू तो 1 होती है। तो वर्क कितना हो गया? बोला वर्क तो एफ एस हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप एफ एस निकालोगे, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ बल भी लगाया है और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी आया, कुछ ना कुछ विस्थापन भी आया। तो इस तरीके से चीज़ निकल सकती है कि नहीं निकल सकती? आप वर्क निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बात आई आपके समझ में। अच्छा, यदि मैं बात करूँ कि जैसे कि ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर आप बल तो यूं लगा रहे हो, लेकिन ये गति इस तरीके से कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कि ये सूरज है ना, क्या है? सन है, इसके चारों तरफ जो पृथ्वी है वह चक्कर लगा रही है। किस तरीके से लगा रही है? ऐसे राउंड में लगा रही है, गोल गोल लगा रही है ना। अब देखो, हर जो पिंड होता है, कोई भी वस्तु होती है, कोई भी बड़ा पिंड होता है, उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है ना। जो गुरुत्वाकर्षण है एक तरीके से फोर्स है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो सन है इस पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, लेकिन ये खींच इस तरफ रहा है, इस पर बल तो इस तरह लग रहा है, लेकिन ये जो गति है वो इस तरीके से कर रही है, वो इस तरीके से घूम रही है। यानी कि जिस तरफ बल लग रहा है उसके जस्ट जो मोशन है, जो गति है, वह जस्ट इसकी 90 डिग्री पर हो रही है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर हो रही है। यानी कि यदि थीटा आपका 90 है, यदि थीटा आपका 90 है तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? बोला cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, यानी कि आपने कोई काम किया ही नहीं। मतलब कि क्या? यदि आपने मतलब कि फोर्स लगाया, फोर्स लगा रहे हो आप, और उसका जो विस्थापन है वो डिस्प्लेसमेंट है, यानी वो ऊपर की साइड हो रहा है। जो विस्थापन है और जो बल है, इन दोनों के बीच में यदि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब कि आपने कोई काम किया ही नहीं। जैसे कि पृथ्वी यदि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो ये समझो कि पृथ्वी ने कोई काम ही नहीं किया। बात आई आपकी समझ में। उसी तरीके से जैसे कि कोई कुली है ना, जो रेलवे स्टेशनों पर जो सामान ढोने का काम करते हैं, जैसे कि कुली है, अब कुली गति कर रहा है, उसके मूड पर सिर पर सामान रखा हुआ है, सामान सिर पर रखा हुआ है ना, वो आगे चल रहा है, लेकिन उस पर जब फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, पृथ्वी की साइड लग रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल उस पर इस तरीके से लग रहा है, लेकिन वो चल इस तरीके से रहा है। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना कि नहीं बना? फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना कि नहीं बना? तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वर्क 0 होगा कि नहीं होगा? मतलब कि उस कुली ने कुछ काम किया ही नहीं, है ना। अब ये तो फिजिक्स कहती है कि उस व्यक्ति ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन काम तो करता है, उसके बदले में पैसा भी तो लेता है ना वो कुली। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आएंगी किस तरीके से कोरिलेट होती हैं चीज़ें, है ना। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि यार ये कोई वस्तु है, आप फोर्स लगा रहे हो इस तरीके से, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वस्तु इस तरह गति कर रही है,
यानी कि फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इनके बीच में 180 डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का एंगल है। अब यदि 180 डिग्री का एंगल होगा तो जनाब मेरे को बताइए cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? cos 180 की वैल्यू होती है आपकी -1। अब यदि यहाँ पर आप -1 रखोगे तो वर्क बराबर -Fs होगा कि नहीं होगा? यानी कि जो वर्क है वह विपरीत हुआ है, वह अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है ना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आई होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस चीज़ को समझिए, जैसे कि कोई गाड़ी है, अब वो गाड़ी किसी खाई में गिरने वाली है, लेकिन खाई में गिरने से बचाने के लिए उसको कोई सपोर्ट लगा रहा है, पीछे से उसको आगे से पीछे से उसके धक्का दे रहा है कि ये खाई में नहीं जाए, इसलिए उसको धक्का दे रहा है। तो जो फोर्स है जो व्यक्ति लगा रहा है वो तो आगे की तरफ लगा रहा है, लेकिन जो उस पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो कार है वो तो पीछे की तरफ गति कर रही है। तो यानी कि जो भी व्यक्ति वो काम कर रहा है ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो नेगेटिव है एक तरीके से, है ना, वो एकदम अपोजिट कार्य कर रहा है। ठीक है, बात आई आपके समझ में? तो आई थिंक ये जो वर्क का कॉन्सेप्ट है ये आपके समझ में आया होगा, है ना। अब इसकी बात भी कर लेते हैं कुछ और। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि भाई इसकी बीमा बताओ, है ना, क्योंकि भौतिक राशि है और इनकी बीमा पूछी जाएंगी। यदि मैं आपसे पूछूं भाई इसकी बीमा बताओ, तो बीमा कैसे निकालोगे? बीमा होती क्या है? डायमेंशन क्या होते हैं किसी भी भौतिक राशि को? जब आप लंबाई, द्रव्यमान और समय में आप डिनोट करते तो उसी को क्या बोलते हैं? बीमा बोलते हैं। अब इसको अपन कैसे डिनोट करेंगे? अब देखो फोर्स है, फोर्स का मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया कि F बराबर क्या होता है? एम ए होता है भाई। ठीक है, एम ए लिख दोगे यहाँ पर, है ना। ए क्या है? ए एक्सीलरेशन है, त्वरण है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब ए की क्या डायमेंशन है इसके बारे में भी बता चुका हूँ। तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ, एम ए एस लिख सकता हूँ। एम की डायमेंशन क्या होती है? एम क्या है? मास है, इसकी डायमेंशन m1 होती है। अच्छा, जो एक्सीलरेशन है, त्वरण है, उसकी बीमा क्या होती है? बोला गया L1t-2 होती है। जो s है, डिस्प्लेसमेंट है, वो तो लंबाई में ही होगा, यानी कि उसकी बीमा क्या होती है? L1 होती है। अब इसको यदि मैं सोल्व करूँगा तो क्या होगा? m1 L2 t-2। तो ये किसकी बीमा हो गई? ये वर्क की बीमा हो गई, ये किसकी? कार्य की बीमा हो गई। ठीक है। अच्छा, यदि मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट देखो, इसे वैसे अपन क्या बोल देते हैं? जूल में मापते हैं। किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं। किस में मापते हैं? इसको, कार्य को जूल में मापते हैं। लेकिन यदि इसकी ऐसा ही यूनिट निकालें तो देखो, जो फोर्स है उसको किस में मापते हैं? बोला कि न्यूटन में मापते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट है बोला, इसको किस में मापते हैं? बोला मीटर में मापते हैं। तो न्यूटन मीटर इसकी एक और यूनिट हो सकती है। वैसे इसको न्यूटन मीटर को ये समझ लिया, आप क्या बोल देते हैं? जूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जूल बोल देते हैं। अब जूल एक बड़ी यूनिट है ना, जिसे हम MKS पद्धति से कह सकते हैं या फिर SI पद्धति में कह सकते हैं। उससे छोटी भी यूनिट है किसकी? वर्क की, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसको अपन बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं? अर्ग। यानी कि एक जूल कितने अर्ग होता है? 10 की पावर 7 अर्ग होता है। कितनी होता है? 10 की पावर 7 अर्ग होता है ना। तो ये इसकी छोटी यूनिट है, ये इसकी बड़ी यूनिट है, ये CGS यूनिट है और ये MKS यूनिट है। ठीक है। तो आई थिंक ये आपको वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। मैंने अपने पूरा प्रयास किया था कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको कुछ नई चीज़ें आपको आज जानने को मिली होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।